हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ पिलर। आई एम पल्लवी पटेल। आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की जो लास्ट क्लास है हमारी, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इज द लास्ट चैप्टर, इस नेम इज मिसलेनियस। इसमें सेक्शन डील करते हैं सेक्शन नंबर 30 से लेके सेक्शन नंबर 37 तक। क्लियर? अब वो सेक्शंस है क्या और चैप्टर्स में क्या क्या चीजें। चैप्टर का नाम है मिसलेनियस। मिसलेनियस, अभी तक हमने चैप्टर्स को एक पर्टिकुलर नेम से पढ़ा था कि ये प्रोटेक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फॉर रिलीफ के लिए था, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस था चैप्टर नंबर 2 में। अब है मिसलेनियस, जो भी चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कौन अपॉइंट कर रहा था, कौन रूल्स बनाएगा, ये सारी चीजें आती है मिसलेनियस में। ये सारे सेक्शंस में क्लियर होगा। सेक्शन नंबर 30 से 37 तक हम करेंगे डिस्कस। अब सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 30 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। अब जो यहाँ पर हम पढ़ के आए थे प्रोटेक्शन ऑफिसर को और सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर्स को, वो कौन होंगे? वो क्या होंगे? वो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको वो जो एक्ट कर रहे हैं, जो इस पूरे एक्ट के अंदर जो भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं, एनी रूल्स और ऑर्डर्स बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाए जाएंगे? वो होंगे पब्लिक सर्वेंट। इतनी सी बात है। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है और मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर होंगे, वो कौन होंगे? उनको लोक सेवक माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कहाँ दिया है? सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी और बीएनएस में सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज 29 में। क्लियर? प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर कौन होंगे? वो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। ये पब्लिक सर्वेंट्स में इंक्लूड है। ये बात करती है सेक्शन नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 31 पेनल्टी की बात कर रहा है। वो पेनल्टी कौन सी पेनल्टी? पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब जो जहाँ पर सेक्शन नंबर 18 में क्या मिल रहा था हमको? प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल रहा था। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर का अगर ब्रीच होता है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? क्लियर? तो अब ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर, अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया जा रहा है, किसके द्वारा? रेस्पोंडेंट के द्वारा, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल, या फाइन। फाइन कितना होगा? अप टू 20,000, अप टू 20,000 फाइन, और बोथ। रेस्पोंडेंट द्वारा अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर को या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया जाता है तो वो पनिशेबल होगा, अप टू 1 ईयर उसकी पनिशमेंट रहेगी, और फाइन, फाइन कितना होगा? अप टू 20,000 रुपीज, या बोथ। क्लियर? अब जो ऑफेंस है, द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, अब ये जो ऑफेंस कर दिया, अगर ब्रीच किया है प्रोटेक्शन ऑर्डर का, तो उसका जो ऑफेंस है वो ट्राइड बाय किसके होगा? ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट, जिसने क्या किया है? जो ऑर्डर पास किया था उसके द्वारा। किसके द्वारा ट्राइबल हो रहा है? ये हो रहा है उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसने ये ऑर्डर पास किया था। क्लियर? द ब्रीच ऑफ विच हैज बीन एलिज्ड टू हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्यूज्ड। अब व्हाइल फ्रेमिंग द चार्जेस, अब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, कहां पर? द मजिस्ट्रेट में ऑल्सो फ्रेम द चार्जेस। मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम कर दिए, कहां पर? अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी, 498A ऑफ आईपीसी, जो क्रुएल्टी का है ये सेक्शन, और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। तो इफ द फैक्ट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दोस प्रोविजंस। क्लियर? अब सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 32 क्या बात करता है? कॉग्निजेंस एंड प्रूफ की बात करता है कि कॉग्निजेंस, अब जो ऑफेंस हो गया सेक्शन नंबर 31 में, 31 में पेनल्टी मिल रही थी अगर ब्रीच होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर का, तो अब वो कैसा ऑफेंस होगा? तो वो ऑफेंस कैसा होगा? वो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। क्लियर? एंड अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, तो द कोर्ट में कंक्लूड दैट ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ section 31 has been committed by the accused। इसमें इतनी सी बात है कि ये कैसा होगा? ऑफेंस 31 में कैसा होगा? कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। क्लियर? सेक्शन नंबर 33,
सेक्शन नंबर 33 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 33 कर रहा है पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब ये किसके लिए? ये प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए। अगर ये पेनल्टी मिल रही है प्रोटेक्शन ऑफिसर को अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं किया है तब। इफ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल, अगर वो अपनी ड्यूटी करने में फेल होते हैं या रिफ्यूज करते हैं डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट ने उनको जो ड्यूटीज दी थी उसको करने में या तो फेल होते हैं या रिफ्यूज कर देते हैं, तो इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, बिना किसी कारण के, तो वो क्या पनिशमेंट होगी उसकी? पनिशेबल रहेंगे वो अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 20,000 और बोथ। यहाँ किसको पेनल्टी मिल रही है? 31 में किसको मिल रही थी? रेस्पोंडेंट को मिल रही थी कि अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करता है, इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर, तब वहां उसको पनिशमेंट थी। यहाँ किसको पनिशमेंट है? प्रोटेक्शन ऑफिसर को पनिशमेंट है। अगर वो मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए डायरेक्शंस में फेल होते हैं या रिफ्यूज करते हैं अपनी ड्यूटीज से डिस्चार्ज करते हैं विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, तो वो पनिशेबल होंगे अप टू 1 ईयर या फाइन कितना रहेगा? 20,000 रुपए से अप टू 20,000 रुपीज और बोथ। क्लियर? ये बात करती है सेक्शन नंबर 33। यहाँ पर पेनल्टी किसको मिल रही है? प्रोटेक्शन ऑफिसर को मिल रही है। अब सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 34 क्या कहता है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब यहाँ पर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो ऑफेंस हुआ है वो कौन सा है? कॉग्निजेंस है कि नहीं, ये वाली बात। अब यहाँ पर एक इम्यूनिटी है प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए। क्या? ऐसा नहीं है कि अगर हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर पे भी झूठे एलिगेशन लग सकते हैं, तो उसके लिए नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाइज अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर। कोई प्रोसिक्यूशन या कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग्स जब तक नहीं होगी अनलेस अ कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन। आपको कंप्लेंट में सबसे पहले सैंक्शन किससे लेना पड़ेगा? आपको अप्रूवल किसका चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का या कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर का, उसके बिहाफ पर जो ऑथराइज्ड है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की कंप्लेंट करने के लिए, तब तक आप उन पर कोई प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते। पहले आपको उसके लिए अप्रूवल किसका चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का या कोई ऐसा ऑफिसर ऑथराइज्ड है इसके बिहाफ पर। क्लियर? अब सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 35 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अब बात की गई है गुड फेथ के अंदर, तो नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन, नो अदर लीगल प्रोसीडिंग्स, क्लियर, शैल लाइज अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब जब प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कोई काम गुड फेथ में किया है उसके लिए ये फॉर एनी डैमेजेस caused or likely to be caused by anything in good faith। अब उन्होंने किसमें किया है? गुड फेथ में काम किया है और intended to be done under this act or its rules order, तो उनके लिए कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, कोई सूट फाइल नहीं होगा। क्लियर? सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 36 क्या कहता है? एक्ट इन एडिशन टू अदर लॉज। अब बात की गई है इसमें कि जो एक्ट है उसमें एडिशन में क्या चल रहा है? अदर लॉज को लेके, तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्लियर? तो इसका ये आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन नंबर 36। 36 का क्या टाइटल है? एक्ट इन एडिशन टू अदर लॉज से। अब लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 क्या कहता है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल्स। अब रूल्स कौन? अब ये पूरे एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा था, सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट हो रहे थे, जो भी इसमें जो क्वालिफिकेशंस वगैरह होंगे उनके सारे रूल्स कौन बनाएगा? ये बात करता है सेक्शन नंबर 37। वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी केंद्र शासन रूल्स बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट आपको के मेक्स रूल्स बनाएंगे। अब किस में बनाएंगे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या है, ड्यूटीज क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, कंप्लेंट का, एप्लीकेशन का,
क्लियर, सर्विस ऑफ नोटिस का एफिडेविट्स और रजिस्ट्रेशन को कैसे रेगुलेट करना है, सर्विस प्रोवाइडर कैसे कराएगा, क्लियर, नोटिस सर्विंग एंड फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर, या कोई भी अदर प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स एक्ट। ये सारे इस टाइप के रूल्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। क्लियर, ये रही बात अपनी चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस की, जहां पर हमने पूरे सेक्शंस कवर किए, सेक्शन नंबर 30 से लेकर सेक्शन नंबर 37 तक। ये हमारी पूरी क्लास होती है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। क्लियर, अब इसके आगे कुछ केसेस भी पढ़े हुए हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको हम पहले पढ़ चुके हैं, और पूरे ये सेक्शंस हैं। एमपीएडीपीओ में सबसे ज्यादा डेट्स को फॉलो कीजिए, डेट्स को लर्न कीजिए, आप टाइटल्स लर्न कीजिए, आपका बहुत अच्छा तैयारी होगी। अब एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी बिफोर पार्लियामेंट। अब यहाँ पर एक टाइमिंग दी है, क्या कि जो रूल है, जो इसमें जो रूल बनाए जा रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट से फॉर 30 डेज, इसमें क्या दिया है आपको, 30 दिन के अंदर बोथ हाउसेस डिसअप्रूव और मॉडिफाई करने के लिए, उसके लिए इट्स रूल बिकम वॉइड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, नो इम्पैक्ट ऑन पास्ट एक्शन अंडर सच रूल्स। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, पार्लियामेंट, बिफोर पार्लियामेंट फॉर 30 डेज। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching, and for daily updates please visit our websites and join the Law Pillar Telegram channel. Okay, for more details please register now. Okay, thank you so much.